आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इस पर बोलने के लिए और इसके समर्थन में खड़े हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सदन भी इस बिल का समर्थन करेगा। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी उम्मीद है, तो मैं पूरा वाक्य इस तरीके से बोलता हूं कि मुझे उम्मीद है कि उम्मीद का समर्थन होगा। यह बिल का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ के प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना। मेरे मन में भी ये बात आ गई कि उम्मीद की उम्मीद पर टिकी है। जी जी, क्योंकि आपने 2 बार कहा तो मैंने सोचा 3 बार कह दी। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी इस पर काफी चर्चा हुई है, पक्ष विपक्ष की तरफ से सभी लोगों ने चर्चा में भाग ले रहे हैं और अपने अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ बातें इस प्रकार से ध्वनि उसकी आती है जैसे कि सरकार, भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्फ बिल, इस उम्मीद को जो लेकर के आई है, वो कहीं बुलडोज कर रही है। ये ध्वनि देने की कोशिश हो रही है। मैं इसको सबसे पहले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस ध्वनि को समाप्त करके, इस नैरेटिव को जो बनाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। अब मैं प्रोसेसेस की बात करूं, नासिर जी ने उसके बारे में चर्चा की है, मैं भी उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आपने कहा, हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई 2013 में। इसी वक्फ बिल की बात को जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी तो उसमें सिर्फ 13 सदस्य थे और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसमें 31 सदस्य थे, 31, जस्ट 1 3 and 3 1। आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने के और क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या मापदंड हो सकता है। सिर्फ यही कि आपकी बात मान ले तभी हम डेमोक्रेटिक हैं। वाद विवाद तर्क पर होगा या कुतर्क पर होगा या जबरदस्ती होगा, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 36 मीटिंग्स हुई। मैं जगदम्बिका पाल जी से बातचीत कर रहा था तो more than 200 hours have been spent on the joint parliamentary committee activities directly and indirectly. अब ये 200 hours what processes were adopted? अभी हमारे नासिर साहब कह रहे थे कि क्लॉज बाय क्लॉज वोटिंग नहीं हुई या डिस्कशन नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं डिस्कशन क्या होता है? आपने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही, यही डिस्कशन होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्कशन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई एग्री टू एवरीथिंग विच यू से। तो इसलिए, और आपके जमाने में 2013 में ओनली 22 मीटिंग्स टुक प्लेस। हमारे रिजू साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर, इन्होंने तो बताया लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, वो उस समय तो जम्मू कश्मीर ही था, एक ही था, श्रीनगर जम्मू ले, वहां आप गए। और हमारे जगदम्बिका पाल जी सारी कमेटी को लेकर के 10 स्थानों पर गए, 10 राज्यों में गए। और अगर मैं स्टेक होल्डर्स की बात करूं तो 284 स्टेक होल्डर्स के साथ पार्टिसिपेशन हुआ डिबेट में। और आपके जमाने में, यूपीए के जमाने में 18 स्टेक होल्डर्स के साथ बात हुई थी।
नाउ जस्ट इमेजिन, कहां 284 और कहां 18, कहां सरसरी तौर पर डिस्कशन हुआ और कहां गहराई से डिस्कशन हुआ। कौन से पैमाने हैं जिन पैमानों पर हम खड़े ना उतरे हो। हम यह भी बताना चाहते हैं कि 25 स्टेट्स के वर्क बोर्ड के साथ बातचीत हुई, 15 स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत हुई, 5 माइनॉरिटी कमीशंस के साथ बातचीत हुई और सैकड़ों एमएलए, एमपीज और मिनिस्टर्स के साथ बातचीत हुई। अब इससे ज्यादा एग्जॉस्टिव डिस्कशन क्या हो सकता था। और यूपीए के जमाने में जब 2013 का बिल आया तो सिर्फ 13 स्टेट्स में बातचीत हुई थी और उसी तरीके से जैसा मैंने कहा कि और बिल को हम लोकसभा में लेकर के चले आए थे। मुझे एक बात और भी ध्यान में आ रही है जो मैं कहना चाहूंगा। हमारे यहां कहा जाता है, यहां कपिल सिब्बल साहब दिखे थे मुझे, कोर्ट में चर्चा होती है कि व्हेन यू हैव गॉट आर्ग्यूमेंट्स यू आर कंटेंटेड एंड यू स्पीक अकॉर्डिंगली, आप तो जानते ही हैं। और व्हेन यू आर लैकिंग आर्ग्यूमेंट्स you raise your voice to put and you try to sensationalize। मैंने देखा कि डिबेट को बहुत डिविएट करने की, डिरेल करने की। माननीय नड्डा जी, वो ये बात है, इफ यू आर अ लॉयर यू आर स्ट्रॉन्ग इन लॉ, हैमर लॉ। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग ऑन फैक्ट्स, हैमर फैक्ट्स। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग ऑन नाइदर, hammer the table। Sir, thank you very much. Very good advice. But I'll not hammer the table. I will use my. तो ये डिरेल हुआ और डिरेल के साथ साथ डिविएट भी हुआ। कल मुझे लोकसभा में भी देखने का मौका मिला। अब इस बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, इस बिल में कहीं कुंभ मेला दिख रहा है, इस बिल में बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, इसमें एयर इंडिया बिक गया, केरला का सिनेमा दिख रहा है। ये चीजें, ये डिविएट, डिरेल, सेंसेशनलाइज। मैंने सुरेश गोपी जी को भी कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जॉन ब्रिटास वाज वेरी स्मार्ट। सर, व्हाट ही डिड, ही स्पोक हिज होल स्पीच इन इंग्लिश, but when he wanted to speak something which was unwanted, he chose Malayalam, and it was, yes, John Britas, yes, no, legally you are sound, John Britas, nothing, legally you are sound, but I said it's a smart move. Yes, smart move. You wanted something to be told to this house and you wanted something to be told to the Kerala people. So for that smartness. It's a compliment. It's a compliment. And whatever he spoke in Malayalam, had nothing to do with the bill. Had nothing to do with the bill. So anyway, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि डिविएट होना, डिरेल होना, डिविएट करना, ये सब चीजें चलती रहती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम यहां डिस्कशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या ऑब्जेक्टिव पार्टी का इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्टिव नेशन का इंटरेस्ट है? हमको दोनों के बीच में तय करना है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के इंटरेस्ट में नहीं है, यह देश के इंटरेस्ट में है। अब ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है। रिजू साहब ने बताया कि रेलवेज, डिफेंस, इनके बाद ये आती है। वैसे तो ये अब सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि डिफेंस और रेल तो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है ही है, देश की प्रॉपर्टी है। लेकिन
क्या इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए? क्या इसमें कोई ये कोई कुतर्क है क्या? और इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस प्रिवेंट मिसयूज, प्रॉपर्टी एंड पावर्स जो इसमें से डिराइव होती हैं, जो 2000 अमेंडमेंट में असीम हो गई, क्या उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, वो अकाउंटेबल नहीं होने चाहिए क्या? क्या वो जवाबदेह नहीं होने चाहिए क्या? क्या वो भारत की जनता और मुस्लिम बहनों भाइयों के लिए जवाबदेह होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यह बिल सिर्फ उसको अकाउंटेबल बनाने का प्रयास कर रहा है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, आप तय कर लीजिए, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मैं इस फोरम पर जहां बिल की बातचीत चलती है वहां मैं कोई राजनीति लाऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के वो चले हैं, और चले नहीं है, इसको उन्होंने पूरा किया है। राधा मोहन जी ने बताया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेकर के, आवास योजना से लेकर के, शौचालय से लेकर के, कभी नहीं देखा कि ये फॉरवर्ड को मिला, बैकवर्ड को मिला, मुस्लिम को मिला, क्रिश्चियन को मिला, किसको मिला? जरूरतमंद को मिला है और देश की जनता को मिला है, इसकी चिंता की। अब इससे ज्यादा मेन स्ट्रीमिंग क्या हो सकती है? और इसीलिए जब मैं इसकी बात कहता हूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमें वोट बैंक पॉलिटिक्स के इंटरेस्ट से बाहर निकल करके नेशनल इंटरेस्ट में इन बातों को समझने की आवश्यकता है। अभी मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि आप तय करें, मुझे उसमें कहने की बात नहीं, हम मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं। इस देश में कोई भी किसी कलर में ना देखा जाए। मोदी जी के नेतृत्व का सपना भारत का यह है कि सबका विकास हो, सबका प्रयास हो, सबको साथ लेकर के चले। इसीलिए हम लिप सर्विस नहीं करते हैं, हम रियल सर्विस करते हैं। वी डू द रियल सर्विस। हम लिप सर्विस कर रहे होते हैं। मैंने आपको सारी योजनाएं गिनाई, ये सारी योजनाओं से राधा मोहन जी ने बताया 30% मुस्लिम भाइयों का लाभ हुआ है, इसमें से 35% उन्होंने लाभ लिया है, 35। हमने कभी इसका डंका पीटा क्या? नहीं, मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल किन लोगों ने उनको अलग रखा है? किन लोगों ने अलग रखा है? किन्होंने उनको डरा के रखा है? किन्होंने उनके साथ अलग व्यवहार करने की बात की है? ये पॉलिटी, दिस पॉलिटी हैज टू बी अंडरस्टूड, एंड आई विल टेल यू, 50 years later, 100 years later, we will not be there. But the course of action which we take today, that is going to make India stronger, that we have to understand. और आपने 70 साल का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। 70 साल का एक्सपेरिमेंट आपने करके देख लिया, बांट करके देख लिया, वोट के पीछे पढ़ के देख लिया। 2013 का अमेंडमेंट ला करके भी 2014 में वहां बैठने के लिए मजबूर हो गए। इससे काम नहीं चलने वाला। और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि लिप सर्विस नहीं रियल सर्विस की है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ट्रिपल तलाक तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया था कि लगाना चाहिए। भारत की जनता लगाना चाहती थी। आपकी सरकार, यूपीए की सरकार 10 साल बैठी रही, आप नहीं लगा सके। क्या तकलीफ थी जो नहीं लगाई गई? क्या वो रेट्रोग्रेटिव स्टेप था ट्रिपल तलाक हटाना, या प्रोग्रेसिव स्टेप था? हमारे नासिर साहब कहते हैं कि वी वुड नॉट लाइक टू रिमेन सेकंड ग्रेड सिटीजन। यू मेड द इंडियन मुस्लिम लेडीज सेकंड ग्रेड सिटीजन। यू मेड इट सेकंड ग्रेड सिटीजन। और मैं बताना चाहूंगा कि इजिप्ट में, सभापति जी, इजिप्ट में ट्रिपल तलाक, ये मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं, ट्रिपल तलाक मुस्लिम देश में, इजिप्ट में 1929 में समाप्त हो गया था। सूडान में 1929 में समाप्त हो गया था। बांग्लादेश में 71 में बना, 72 में ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया। इराक में 1959 में समाप्त हो गया। सीरिया में 1953 में समाप्त हो गया।
मलेशिया में 1969 में समाप्त हो गया। ये सब मुस्लिम देशों का मैंने नाम लिया है। ये भारत देश था जहां हमारी मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा में लाने से रोका जा रहा था, और लाने वाले, मेन स्ट्रीमिंग करने वाले नरेंद्र मोदी जी बने, जिन्होंने उसको उनको करके दिया। इसलिए जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए, रियल सर्विस या लिप सर्विस। वी बिलीव इन रियल सर्विस। आज करोड़ों बहनें, मुस्लिम बहनें आज आजाद हो गई, उनको लाइफ विद डिग्निटी जीने का मौका मिल रहा है। किसने किया यह काम? क्या यह ऐतिहासिक फैसला नहीं है? इज इट नॉट एन हिस्टोरिकल डिसीजन? इट इज एन हिस्टोरिकल डिसीजन, and none other, it is Prime Minister Modi which has done this, that we have to understand. उसी तरीके से मैं बात करना चाहूंगा आज के बारे में। आज हम, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं, हमने वक्फ बोर्ड पर हाथ डाल दिया, ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई है, और ये एक तरीके से हमारे को कब्जे में लेने की बात है, और हम कोई बड़े रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, टर्की मुस्लिम देश है, सभापति जी, वहां 1924 में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ फाउंडेशंस बन करके मैनेजमेंट ऑफ वक्फ का काम शुरू हो गया था। इट इज ए मुस्लिम कंट्री, टर्की, 1924। और वहां पर टर्की में ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट फॉर देयर बेटर मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। व्हेन डिड दे डू? 1924। 100 साल पहले। They saw to it that the misuse of waqf properties was prevented through digital recording in late 80s, 90s, and income of waqf began to be used for the development of education and health. ये किसने किया? टर्की ने। हम यहां कर रहे हैं, आप तो कर, यूपीए की सरकार को कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया? क्यों हमारा इंतजार कर रहे थे? मलेशिया मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है। इन मलेशिया अथॉरिटी ऑफ वक्फ मैनेजमेंट, वहां क्या बोलते हैं? स्टेट इस्लामिक रिलीजियस काउंसिल, स्टेट चलाता है। और मलेशिया बिगैन यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल मॉडल्स टू इंप्रूव द वक्फ मैनेजमेंट। उन्होंने भी शुरू कर दिया। वहां उन्होंने नई बात शुरू कर दी, वक्फ शेयर्स। वक्फ शेयर्स वर इंप्लीमेंटेड विच इंक्रीज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन and the rise in the waqf income. सब कोई प्रोग्रेसिव तरीके से चलने की प्रयास कर रहे हैं। Transparency and accountability was ensured and digital database of waqf properties through geo mapping. यानी ये भी मलेशिया में भी जियो मैपिंग और डिजिटलाइजेशन से प्रॉपर्टी को उसको देखा जा रहा था। सऊदी अरेबिया, रिफॉर्म्स वर मेड इन सऊदी अरेबिया इन 2016 and the management of the waqf, और वहां पर सऊदी वक्फ अथॉरिटी बनाई गई which was established and new policies were implemented to make the waqf properties more economically beneficial. इकोनॉमिकली कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं? और the waqf income was used to empower the religious and educational and social services. ये मुस्लिम देश जब वक्फ को सरकार कब्जे में लेकर के जब उसका मैनेजमेंट कर रही है तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। यहां तो हम भी नहीं कर रहे हैं, यहां तो वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल और वक्फ काउंसिल ही चलाएगा। हम तो सिर्फ उनको नियम के अनुसार लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो अकाउंटेबल हो सके, उस तरीके का हम प्रयास करें। इंडोनेशिया अगेन अ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। यहां इंडोनेशिया बिगेस्ट, इंडोनेशिया वक्फ बोर्ड, जिसको वो बदान वक्फ इंडोनेशिया बोलते हैं, इन 2004 वक्फ Act was amended, incorporating modern practices and registration for the management of waqf properties. Or the concept of cash waqf was implemented for maximizing the benefits derived from the waqf assets. यानी उन्होंने नए नए प्रयोग करने शुरू किए ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो सके और लोगों के लिए काम आ सके। ईरान में द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इज अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंडाउमेंट्स एंड चैरिटेबल एक्ट अफेयर्स, ये भी सरकार के पास है। आफ्टर 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स वर मेड इन द मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज। मैंने आपको इसलिए सारी बातें बताई और इन देशों का नाम लिया कि ये लोग जो मुस्लिम देश हैं,
जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जब वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को अकाउंटेबल कर रहे हैं, तो भारत की धरती पर करने में दिक्कत क्या आ रही है? और इसीलिए मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसके माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय का वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग हो सके, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, और उनकी प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, 2013 की बात कही गई। हमारे नासिर साहब ने कहा कि 2013 में तो आप भी साथ थे। हां, थे साथ, हम थे, लेकिन 2020-21 में हमें ध्यान में आया कि 1913 से लेकर 2013 तक वक्फ की प्रॉपर्टी भूमि 18 लाख हेक्टेयर थी, और 2013 से 2025 में नई भूमि 21 लाख हेक्टेयर जुड़ गई, 21 लाख हेक्टेयर जुड़ गई। और इसका दुरुपयोग ना हो, हम नहीं कहते, हम वी आर नॉट टेकिंग योर लैंड, ये 21 लाख भी तुम्हारी और 18 लाख भी आप ही का, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए हमने ये तय किया कि इसको बिल ला करके जो एक्ट में 2013 में जो चीजें मिली हुई थी उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना आवश्यक होगा। इट विल बी नेसेसरी, एंड लॉ इज एन इवोल्यूशन, द इम्प्लीमेंटेशन इटसेल्फ इज एन इवोल्यूशन प्रोसेस थ्रू विच इट गोज। तो इसलिए दुरुपयोग को रोकने का प्रयास उसमें से किया गया, और उसको करने के लिए मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अब ये जो अमेंडेड एक्ट था, ग्रांट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस एक्ट 2013, it grants extraordinary powers to the Waqf boards and appears to override the constitutional and the legal framework of India. ये आर्टिकल 14 of the Indian Constitution, equality before law, equal protection of law, इसको वायलेट करता है 2013। और जो रिजू साहब बिल लेकर के आए हैं वह उसको प्रोटेक्शन देता है। यह इसकी खूबी है, इसको हमको समझ लेना चाहिए। It violates Article 300A, legal protection from arbitrary seizure। ये आर्बिट्री जो सीजर होता है, ये इसको प्रोटेक्शन मिलती है 300A में, वो उसको प्रोटेक्ट करने से रोकता है। कैसे रोकता है? वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40, वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40, the board may itself collect information regarding any property which it has a reason to believe that it is a waqf property। यानी अपने से ही तय करती है कि यह वक्फ प्रॉपर्टी है, और अपने से ही रियलाइज कर लेती है यह प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द आर्बिट्री सीजर से रोकने का प्रयास है, और इसको वायलेट करता है ये सेक्शन। उसी तरीके से यह वायलेट करता है फेयर ट्रायल, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप सब लोग हाथ में संविधान की पुस्तक लेके घूमते हैं, रेडी रेफरेंस के लिए पॉकेट में रखते हैं। जब देखिए जयराम रमेश जी ने बता दिया, लेकिन 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 पढ़ते हम हैं। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, जयराम जी, showing an object in the house is indecorous. Nothing. ये संविधान की किताब को, and a constitution should never be treated like an object. It's a sacred book, testament for our democracy. ये संविधान की रक्षक है, संविधान की बात करते हैं, रेडी रेफरेंस के लिए पॉकेट में रखते हैं, लेकिन इस्तेमाल हम करते हैं, उपयोग हम करते हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ फेयर ट्रायल, आर्टिकल 21, सिटीजन्स कैनॉट चैलेंज वक्फ डिसीजन इन रेगुलर कोर्ट्स। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं क्या कि सिटीजन्स कैनॉट चैलेंज द डिसीजन ऑफ द वक्फ इन द सिविल कोर्ट? क्या ये आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है?
और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है कि वायलेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज इन अ वे वायलेशन ऑफ द राइट टू लाइफ, इट इज ऑल्सो द वायलेशन ऑफ लाइफ। तो मैं आपको संविधान की दृष्टि से उन अनुच्छेदों के बारे में बता रहे हैं। इट बिकेम मोर पावरफुल देन जुडिशरी। वक्फ बोर्ड का सेक्शन 54, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी थ्रू वक्फ ट्रिब्यूनल ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी वक्फ ट्रिब्यूनल का ऑर्डर देगा। वक्फ बोर्ड सेक्शन 6 and 7, इट बार्स ऑन द सिविल कोर्ट्स फॉर दैट नो लीगल एक्शन इज अलाउड। आप बताइए ये ड्रैकोनियन लॉ बन गया था कि नहीं बन गया था? ये ओवर पावरिंग था कि नहीं था? मैं तर्क कर रहा हूं, आपको कुतर्क लग रहा है बताइए। मैं तर्क रख रहा हूं कि क्या ये ओवर रीचिंग नहीं था क्या? और ये ओवर रीचिंग संविधान के बेसिक स्पिरिट को चैलेंज करने वाला नहीं था क्या? नहीं है क्या? और इसीलिए इन सारे सेक्शंस को उसी तरीके से वक्फ बोर्ड का सेक्शन 85, बार ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट्स, वक्फ बोर्ड का सेक्शन 83(7), finality of the decision, as mentioned, the subsection declares the tribunal decision as the final and binding, having the force of the civil court decree। यानी सिविल कोर्ट की पावर ये सेक्शन 83.7 रखता है और उसकी फाइनल डिसीजन होगा बिना अपील के। और वक्फ बोर्ड सेक्शन 83(9), द सबसेक्शन एक्सप्लिसिटली स्टेट्स, अब ध्यान से सुनिएगा, द सबसेक्शन एक्सप्लिसिटली स्टेट्स नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी डिसीजन और ऑर्डर वेदर इंटरिम और अदरवाइज गिवन और मेड बाय द वक्फ ट्रिब्यूनल। क्या ये भारत के मूल संविधान, आप नासिर जी कॉन्स्टिट्यूशन के लाल किताब को खोल के देख लीजिएगा, वो संविधान के मूल धारा को उल्लंघन करती है कि नहीं करती है? और ये आर्टिकल 12 के भी पावर्स को टेक ओवर कर रही है। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट और द लोकल अथॉरिटीज विल हैव ए लिमिटेड पावर ओवर द वक्फ प्रॉपर्टीज, यानी वक्फ की प्रॉपर्टीज पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी बहुत लिमिटेड पावर होगा। इवन द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ए लिमिटेड इंटरफेरेंस इन द वक्फ प्रॉपर्टीज ऑपरेट आउटसाइड द नॉर्मल रेवेन्यू सिस्टम, यानी वो नॉर्मल रेवेन्यू सिस्टम के से अलग हट करके ही काम करते हैं, इस तरीके का है। बहुत सी बातें हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बताई हैं, लेकिन मैं मूल बात बताना चाहता हूं कि एक तो ये जो बिल आया है इसमें क्या है, ये वक्फ बाय यूजर, ये इसको रिमूव करता है। वक्फ बाय यूजर, ओनली डिक्लेरेशन ऑफ एंडाउमेंट अलाउड एंड द डोनर्स मस्ट बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स फॉर एटलीस्ट 5 years। अब मैं कहना नहीं चाहता ये क्यों, इसके पीछे कोई मैं धार्मिक विषयों को छेड़ना नहीं चाहता, अनकंफर्टेबल बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हां, जो देने वाला है वो जेन्युइन तो होना चाहिए ना, और उसकी जेन्युइननेस को देखने के लिए एक पैमाना ये है कि वो प्रैक्टिसिंग इस्लाम होना चाहिए। हमने सीसीटीवी का कैमरा तो लगाया नहीं है, वो बोलेगा कि हम इस्लाम मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, वहां के मुल्ला बोलेंगे तो हो जाएगा। लेकिन फीमेल का इनहेरिटेंस को रोकना यह एक बहुत बड़ा रेट्रोग्रेटिव स्टेप था, उसको ताकत देना यह इस बिल का काम है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अर्लियर एनीवन without any proper documents called on the property as the waqf property, waqf board made the claim on it, waqf board उस पर claim कर देता था। Government properties identified as waqf ceased to be, हाँ मैं सब authenticate करूंगा, आपको मौका मिलेगा। One second, 10 सेकेंड। ये बार बार जो कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड बिना डॉक्यूमेंट्स क्लेम कर देती है,
हिंदुस्तान में कितने ऐसे प्रॉपर्टीज और कौन से वक्फ बोर्ड क्लेम है, प्लीज ऑथेंटिकेट कीजिए। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस। ये जेपीसी को जिसके ये भी सदस्य थे, जो 285 स्टेक होल्डर्स मिले हैं और जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वही रख दें यहां पर, तो वो ऑथेंटिकेट हो जाता है। We will authenticate 2000-year-old temple they are claiming is in Waqf Board property. How it is possible? हाँ? नासिर हो गया अब। सर Sorry, लीडर ऑफ द हाउस हैज yielded. सर सही है, यस यील्डेड। सर ये तमिलनाडु वाला जो इशू बार बार जो आ रहा था, मैं मिस कर गया बोलने के टाइम पे, वो विलेज तमिलनाडु का, वो विलेज का 20-30% वक्फ में था 1954 में। वक्फ जब मैं मुझे बोलने दीजिए। उसके बाद सर 2000 के बाद में 2000 के बाद में जब तमिलनाडु में डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हो रहा था, तो उस टाइम पे रेवेन्यू ऑफिशियल ने उसे गलत तरीके से एंट्री किया। वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। इसी में चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी और डीसी आके बोला है कि वक्फ बोर्ड कभी क्लेम नहीं किया करके, ये झूठ फैला रहे। लीडर ऑफ द हाउस, सर, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। Sir, thank you very much, sir. I'm not trying to come in with additional facts, but all that has been said before the JPC. But I do honestly request Honorable Member Syed Nasir Hussain that he certainly speak for all that he wants to say. But to sweep away serious matters of concern, this particular village has, let me finish. Let me finish. No, Nasir, no, please. All of us are listening to you. We want a debate which is going to... Please. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Sir, 1800-old Chandrasekhara Swami temple. SCs and OBCs are predominantly the people who live in that village. 480 square acres are now being, 480 acres are disputed because of this. And how did the problem come out? Villagers, when they're buying and selling land among themselves, a family or anybody, were told clearly that they should obtain a no objection certificate from the Waqf board. They are selling their private property. And even if the district administration, like the honorable member is saying, that the collector, while doing the digitization, entered it wrongly or whatever, the entire village, the collector has put into wrong entry. And that entry so happens that every villager who has to do any transaction in his land, even if he is giving for what we call in Tamil kuttagai, temporarily give it for a certain number of years for the farmer to cultivate and give him some returns. Even for that, the no objection certificate had to come from the Waqf, sir. I mean, what is this? Why wouldn't, even if that element is true, that the revenue official entered it wrongly, couldn't the Waqf board say, why are these coming to us? We have nothing to do with it. Sorry, collector, get going. Nothing of that happened. The poor people are running from pillar to post saying, when did this become somebody else's? It's mine. Generationally, we've been here. What happens to the temple? The temple was built by the Waqf board, and normally it's to the core, sir. Leader of the House. Leader of the House. Sir, आप हो गए? He's not yielding. He's not yielding. No, he's not yielding. It will be never ending. No, it will be never ending. Leader of the House, Sir, nothing has been going on. मैं ये कह रहा था Leader of the House. Government property is identified as nothing is going on record. Seized as Waqf. No. Only what the Leader of the House says. Resolved by the collector who reports to the state. Government properties identified as Waqf, ceased to be Waqf,
disputes resolved by the collector who reports to the state. अब ये जो बिल है वो कलेक्टर को ये ताकत देता है कि वह निर्णय करे कि यह प्रॉपर्टी किसकी है, इसका ओनर कौन है, और तब उसके तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है। और ये जो बिल है वो प्रॉपर्टी को असर्टेन करने का जो वक्फ की ताकत थी उससे रोकता है, और यह पावर कलेक्टर को देता है कि वह तय करे कि वेदर दिस प्रॉपर्टी कैन बी एडेड इनटू दी उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ये प्रॉपर्टी वक्फ को दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, इसका टाइटल वो तय कर सकता है। एक बात किरण रिजिजू जी ने क्लियर कर दी है, मैं खाली उसको रीइटरेट करना चाहता हूं कि ये जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं और जो एएसआई के जो अधीन आता है वो, और जो हमारी ट्राइबल लैंड शेड्यूल 5 और 6 की, दीज लैंड कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू द वक्फ प्रॉपर्टी, इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। और ये मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके लिए एतराज होना चाहिए। ट्राइबल्स को संभालना, ट्राइबल्स की सैंक्टिटी को बनाए रखना, उनके अस्तित्व को बनाए रखना, ये हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल का मूल मंत्र है कि ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए, और उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के तहत इसको इंश्योर किया जा सके। अब वक्फ बोर्ड के पावर्स का मिसयूज कैसे हुआ? सितंबर 2024 में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्डों के आंकड़ा से पता चलता है कि 5,970 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित कर दिया गया। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ ने कर दिया घोषित। उसी तरीके से सितंबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने उनके मंत्रालय में 108 संपत्तियां भूमि और विकास कार्यालय के नियंत्रण में है, और 130 संपत्तियां दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में है, और सार्वजनिक डोमेन में 123 संपत्तियां वक्फ संपत्ति घोषित की गई हैं। 123। उसी तरीके से कर्नाटक में 1975 से 2020 40 वक्फ संपत्तियों को अधिसूचित किया गया, जिनमें कृषि भूमि, सार्वजनिक स्थान, सरकारी भूमि, झीलें, मंदिर शामिल हैं। चाणक्य समय के मंदिर है सर, चाणक्य समय। अच्छा, इसमें अपना पराया नहीं है, इसमें अपने पराये की बात नहीं है, बात लॉ ऑफ द लैंड की है। आखिर कानून चलता कौन है, कैसे है, कौन चलाता है, कैसे चलता है, कैसे 40 प्रॉपर्टियां वो सरकारी संपत्ति वक्फ की हो जाती है, कैसे झील वक्फ की हो जाती है। ये मैं किसी पर एस्पर्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गलत चल रहा था, उसको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें कांग्रेस पार्टी को भी साथ देना चाहिए। अभी मैंने पहले कहा, इन 2006 there were 4.9 lakh work properties which increased to 8.7 lakh properties। ठीक है, आप 4 लाख से 8 लाख आपकी प्रॉपर्टी हो गई। However, the total income which was 163 crores in 2013, that only increased after 2013 to 166 crore। 3 करोड़ का ही मुनाफा हुआ, यानी 4.9 लाख वर्क प्रॉपर्टीज जो 8.7 लाख प्रॉपर्टी हो गई, उसकी कमाई 166 से 163 से 166 हुई। और इसलिए सीएजी में, अच्छा सीएजी ने भी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भी 2018 में वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग और खामियों के बारे में बहुत सीरियस प्रश्न उठाए। तो इसलिए अगर हम देखें कि ये इसका जो मिसयूज हुआ, वक्फ के क्लेम के बारे में आप बात कर रहे हैं, हमारे केरला के सब लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं सारी चीजें। हमें एक बात नहीं समझ में आ रही कि वहां का क्रिश्चियन और वहां का चर्च इतने क्रिश्चियन नेताओं को छोड़ करके दिल्ली हमारे पास क्यों आ रहा है? Why is he coming to us?
और सारे चर्च के लोग आकर के वक्फ बोर्ड के बारे में सिवियरिटी बता रहे हैं, पीपल ऑफ केरला स्पेशली द क्रिश्चियंस। उसी तरीके से केरला स्टेट वक्फ बोर्ड ने लॉन्ग स्टेट किया 404 एकर्स ऑफ लैंड ऑफ एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, मुन्नाबम कोस्ट। over 200 families in Chavakkar Waqf Board staked the claim of their land. Dr. Nasir Hussain, please, no, nothing wrong, no. Nasir. Only what the leader of the house says will go on record. Nothing else. Leader of the house. Sir. Honorable Finance Minister. Sir, leader of the opposition in the morning very clearly said, when somebody is speaking, let's all listen. Of course, you're going to give each one of us. Of course, I'm taking. Yeah. And you are there to give us each one. There, my God. Sir, and you're here to give each one of us the time to rebut. You're here to give us the time. But running commentary, sir, and they're blessed with God's given vocal gods, which doesn't require a mic. I need a mic. They don't seem to need a mic. Again. But when the leader of the opposition speaks, all of us will have to listen. Leader of the house is speaking, no. Running commentary. Honorable members, please remember, this is Rajya Sabha day also. Leader of the house, nothing else will go record except what Mr. J.P. Nadda says. Please. Sir, one astonishing feature has come. One. Sir, मेरे में पेशेंस की कोई कमी नहीं है। मैं पेशेंटली सबको सुनता हूं। इच्छा ये रहती है कि मेरे साथ भी पेशेंस रखा जाए तो अच्छा रहेगा। अभी सुनिए, वायनाड में 4.7 एकर्स तालापूजा वायनाड में यहां पर क्लेम कर दिया। अब वहां से कोई आवाज ही नहीं उठती है। वो लोग चल करके हमारे पास आ जाएं तो हमको ये पूछना तो पड़ेगा ना कि भाई आप अपने एमपी से मिल करके आए हो क्या? उनको बताया क्या? जब नहीं बताया, भरोसा नहीं है तो मैं क्या करूं? हम तो यही कहेंगे कि सुबुद्धि आए और सुबुद्धि के साथ साथ हम इन बातों को समझ सकें और इसको हम ध्यान में रख करके चले तो अच्छा रहेगा। सभापति जी, मैंने कोशिश की है कि मैं सब्जेक्ट पर रहूं और मैंने सारे क्लॉजेस कोट किए हैं और सारे सब सेक्शंस कोट किए हैं, जो सारे सब सेक्शंस इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से यह कानून गलत दिशा में गया था। 2013 से 2025 के बीच में मुस्लिम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और जमीन माफियाओं ने बहुत इसमें से मलाई खाई है और जमीन माफिया ने बहुत मलाई खाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन मलाई खोरों से दूर रहें। हालांकि रहना मुश्किल है आदतन, लेकिन मलाई खोरों से दूर रहें और गरीब मुस्लिम का, उसकी शिक्षा का, उसके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अंत में एक बात और मैं सभापति जी कहना चाहता हूं। एक नई चीज मैंने देखी है, लोग यहां अपना भाषण देते हैं, फिर अपना झोला उठाते हैं और चल देते हैं। अब हम किसको जवाब दें? अभी हमारे यहां पर एक सज्जन, चूंकि मैं यहां से देखता हूं तो मुझे कुछ ज्यादा दिखता है। 180 डिग्री भाषण देने के लिए ही आते हैं और चले जाते हैं। मैंने honorable members on several occasions
I have indicated to the House particularly, and I have no hesitation, because I believe in the wisdom, sagacity, and patience of very distinguished members of the fraternity to which I belonged. Parliamentary work is not casual. Parliamentary work is responsible. On Monday and Friday, we have no precedents. And the best you learn is by sitting in the House, listening to others. It is very painful. You come, make your speech, and more often than not, give a bite outside. I am enriched by the experience of several members, not from what they say in the House, but by what they say on television debates or in articles of newspapers. We should collectively think, and it is not a comment on individuals, because the number is very large. सर, मैं सिर्फ उनको इतना कहना चाहता हूं, उन्होंने बहुत बात की, उन्होंने यहाँ बहुत सी बात की, आधी स्पीच उनकी एक्सपंज हो गई। अब मुझे लगता है कि उनको विवेचना करनी चाहिए कि ऐसी स्पीच देने का फायदा क्या जिसमें से आधे से ज्यादा एक्सपंज हो जाए, लेकिन हो गई। पर उन्होंने एक वाक्य कहा, और वो वाक्य ये कहा कि बड़ी बड़ी सत्ता आई और गई। भूल गए कि उनके ही नेता कुछ महीने पहले ये कह रहे थे कि मोदी जी आपको यहां सरकार लाने के लिए तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। वो भूल गए कि इसी चुनाव में साफ कर दिया दिल्ली की जनता ने, धूल चटा दिया है। हाँ, और कांग्रेस ने सेलिब्रेट किया। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। चले थे दुनिया में ढूंढने, अपने आप को तो जरा ढूंढ लेते कि अपनी क्या गतिविधि है और किस तरीके से आप काम करते रहे हो और किस तरीके से दिल्ली की जनता ने आपको सबक सिखा दिया है। मैं बाकी महाराष्ट्र नहीं जाना चाहता, अभी हरियाणा नहीं जाना चाहता, लेकिन हाँ, ह्यूमिलिटी ऑलवेज पेज, दैट वी शुड अंडरस्टैंड एंड रियलाइज। और इसमें कोई अहम की बात नहीं है। मैं ना मानूं, हमारे यहाँ स्कूल में जब क्रिकेट खेलते थे तो कुछ लोग जो थोड़ा मसलमैन टाइप के होते थे वो आउट हो जाते थे, बोलते मैं ना मानूं, आउट हो गए भाई, आउट हो गए, बोल्ड हो गए, मैं ना मानूं। अब ऐसे मैं ना मानूं का तो कोई उत्तर है नहीं, लेकिन भगवान करे कि सुबुद्धि आए कि आप भी मान जाओ और चल पड़ो हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।